नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। नई शिक्षा नीति के 1 साल पर मोदी का ऐलान, विद्या प्रवेश से प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट गांव तक पहुंचेगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई 11 भाषाओं में की जा सकेंगी। जी हां दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिले गुरुवार को 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों, टीचर्स और स्टूडेंट्स से सीधे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने 2 बड़े ऐलान किए। पहला कि गांव में भी बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा मिलेगी। अब तक यह कॉन्सेप्ट शहरों तक सीमित है। दूसरा कि इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए टूल डेवलप किया जा चुका है। इनसे इन भाषाओं के छात्रों को पढ़ने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 साल पूरा होने पर सभी देशवासियों और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बीते 1 साल में आप सभी लोगों, शिक्षकों, प्रिंसिपल और नीतिकारों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में मेहनत की है। दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस दौरान मौजूद रहे। पिछले साल जारी की गई शिक्षा नीति में समानता, गुणवत्ता जैसे कई मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। सरकार ने नई शिक्षा नीति पर केंद्र और राज्य के सहयोग से जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में राकेश अस्थाना को पुलिस कमिश्नर बनाए जाने का आम आदमी पार्टी ने किया विरोध। दिल्ली असेंबली में प्रस्ताव पास। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा का 2 दिन चलने वाला मानसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाए जाने का कड़ा विरोध करते हुए असेंबली में प्रस्ताव पारित किया। आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा ने असेंबली में राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। झा ने आरोप लगाया कि इन नियुक्तियों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है। संजीव झा ने आरोप लगाया कि दिल्ली में राकेश अस्थाना को स्पेशल मिशन पर भेजा गया है। संजीव झा ने कहा कि यह नियुक्ति न केवल असंवैधानिक है बल्कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 के अपने जजमेंट में कहा था कि अगर डीजीपी के लेवल की किसी की भी नियुक्ति होती है तो उसके रिटायरमेंट में कम से कम 6 महीने का समय होना चाहिए। इस प्रक्रिया के तहत यूपीएससी से भी सलाह लेने का आदेश दिया गया था, लेकिन राकेश अस्थाना की नियुक्ति के मामले में ये सारे मानक ताक पर रख दिए गए। झा ने कहा कि इस नियुक्ति के पीछे राजनीतिक एजेंडा नजर आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रशांत कुमार की कांग्रेस में हो सकती है एंट्री। राहुल गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मांगी राय। जी हां दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन इसी बीच सवाल है कि क्या कांग्रेस प्रशांत किशोर को अपने दल में शामिल करना चाहती है और क्या प्रशांत किशोर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि ना तो अब तक कांग्रेस की तरफ से कुछ कहा गया है और ना ही प्रशांत किशोर ने इसको लेकर आधिकारिक रूप से कोई बयान दिया है। दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वरिष्ठ नेताओं से राय मांगी है। रिपोर्ट के अनुसार इस मामले से जुड़े 3 लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 22 जुलाई को राहुल गांधी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें इन मुद्दों पर चर्चा की गई थी। बैठक में राहुल गांधी के अलावा AK एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, KC वेणुगोपाल, कमलनाथ और अंबिका सोनी समेत लगभग आधा दर्जन से अधिक प्रमुख नेता शामिल हुए। रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी अगले कुछ दिनों में इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राफेल डील पर राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के इस कथन के साथ केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा बहुत बड़ा हुआ भ्रष्टाचार। जी हां दोस्तों, फ्रांस के साथ अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल डील पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार हमला बोलते आए हैं। उन्होंने बुधवार को एक बार फिर से सवाल उठाते हुए इसमें बड़ा भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि राफेल सौदे में काफी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने इसके साथ ही एक महात्मा गांधी की उक्ति को भी ट्वीट किया जिसमें लिखा था, यदि आप सही हैं और आप इसे जानते हैं तो आप अपने मन की बात कहें, भले ही आप अल्पमत में हो, फिर भी सत्य ही सत्य है। उधर दोस्तों रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बुधवार को कहा कि भारत को दसा एविएशन से अब तक 26 राफेल विमान मिल चुके हैं। राफेल सौदे के तहत भारत को कुल 36 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति होनी है। भट्ट ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 36 राफेल विमान की आपूर्ति प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रही है। आज की तारीख तक 26 विमान मिल चुके हैं। पहला राफेल विमान पिछले साल 29 जुलाई को देश आया था। इसके 4 साल पहले 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए 59,000 करोड़ रुपए के
सौदे पर भारत और फ्रांस की सरकारों ने हस्ताक्षर किए थे। इसी सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर अक्सर लगता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, मेडिकल कोर्सेज में ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए बड़ी सौगात दी है। सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण मंजूर कर लिया है। सरकार के इस फैसले से करीब 5550 स्टूडेंट्स को फायदा होगा। दोस्तों, सरकार के फैसले के मुताबिक अब एमबीबीएस और बीडीएस के ग्रेजुएशन कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स और डिप्लोमा स्तर के मेडिकल कोर्सेज में दाखिले अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस के छात्रों को 10% आरक्षण मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस फैसले से हर साल एमबीबीएस कोर्स में ओबीसी के करीब 1500 स्टूडेंट और पोस्ट ग्रेजुएशन में 2500 ओबीसी छात्रों को फायदा हो सकता है। इसी तरह एमबीबीएस में ईडब्ल्यूएस के करीब 550 स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएशन में 1000 छात्रों को लाभ हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक, पीवी सिंधु, बॉक्सर सतीश और हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में। अतनु दास ने 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट को हराया, मैरी कॉम हारी। जी हां दोस्तों, दिग्गज महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम की हार को छोड़ दें तो गुरुवार का दिन टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए शानदार रहा। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। पुरुष हॉकी टीम ने अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर अंतिम 8 में जगह बना ली है। तीरंदाजी में अतनु दास 2 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को हराकर पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं मुक्केबाजी में सतीश कुमार ने सुपर हैवीवेट 91+ कैटेगरी के अंतिम 8 में जगह बना ली है। 25 मीटर महिला एयर पिस्टल के पहले क्वालिफाइंग राउंड में युवा शूटर मनु भाकर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। दोस्तों, भारतीय फैंस को गुरुवार का सबसे बड़ी निराशा मैरी कॉम की हार के रूप में झेलनी पड़ी। 51 किलोग्राम वेट कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल में मैरी कॉम को कोलंबिया की विक्टोरिया इनग्रिड वैलेंसिया ने हराया। पहले राउंड में वैलेंसिया के पक्ष में 5 में से 4 जजों ने फैसला सुनाया। वहीं दूसरे राउंड में 3 जजों ने मैरी कॉम को बेहतर माना। तीसरे राउंड के बाद वैलेंसिया को 3-2 से विजेता घोषित कर दिया गया। वैलेंसिया 2016 रियो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। मैरी कॉम इससे पहले वैलेंसिया को 2 बार हरा चुकी है, लेकिन इस बार 38 साल की भारतीय मुक्केबाज कड़ी चुनौती पेश करने के बावजूद 32 साल की कोलंबियाई मुक्केबाज पर जीत हासिल नहीं कर पाई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक्स, मैरी कॉम के कोच ने स्कोरिंग सिस्टम पर उठाए सवाल। भारतीय मुक्केबाज ने भी कहा 2 राउंड जीते थे। जी हां दोस्तों, एमसी मैरी कॉम का सफर टोक्यो ओलंपिक में खत्म हो गया। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम को 51 किलोग्राम फ्लाईवेट कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया की इनग्रिड वैलेंसिया को 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय दिग्गज पहला राउंड 1-4 से हार गई थी। इसके बाद उन्होंने 3-2 से दूसरा और तीसरा राउंड जीता, मगर पहले राउंड में मैरी कॉम की हार का अंतर काफी ज्यादा था। हार के बाद राष्ट्रीय सहायक कोच और मैरी कॉम के निजी ट्रेनर छोटेलाल यादव ने स्कोरिंग सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस स्कोरिंग सिस्टम को नहीं समझता। मैरी कॉम पहला राउंड 1-4 से कैसे हार गई, जब इन दोनों को अलग करने वाली कोई बात ही नहीं थी। वह बहुत निराशाजनक है, लेकिन मुझे लगता है कि यह किस्मत की बात है। वहीं मैरी कॉम ने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मुझे लगता है कि पहले राउंड में हम दोनों रणनीति जानने की कोशिश कर रहे थे और मैंने अगले दोनों राउंड जीते। अपने करियर के बारे में मैरी कॉम ने कहा कि मैं अभी भी लड़ सकती हूं, मैं अभी भी काफी मजबूत हूं। यदि आपके पास इच्छा शक्ति है तो आप लड़ सकते हैं। अनुशासन के साथ ट्रेनिंग भी काफी जरूरी है। मैं पिछले 20 सालों से खेल रही हूं। मणिपुर के लोगों में फाइटिंग स्पिरिट होती है, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष, मगर महिलाओं में यह भावना अधिक होती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केरल में नहीं थम रहे कोरोना के केस। 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए मामले, 1 से 28 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, केरल में कोरोना के लगातार केस अब डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में केरल में एक बार फिर से 22,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। लगातार बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों को भी परेशान कर दिया है। हालांकि राज्य सरकार ने वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है, लेकिन ये आंकड़े चिंताजनक है। दक्षिण के इस राज्य में कोरोना के बढ़ते नंबर को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक 6 सदस्यीय टीम को वहां भेजा है। देश के जहां कई राज्यों में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, वहीं केरल में कोविड-19 के केस लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को भी केरल में 22,000 से ज्यादा मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में राज्य में 22,064 नए केस सामने आए हैं, जबकि 16,650 लोग ठीक हुए हैं। कोविड-19 के कारण पिछले 24 घंटे में 128 लोगों की मौत भी हो गई।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 8 साल बाद संसद पहुंचे लालू प्रसाद यादव, कहा हर क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है देश। जी हां दोस्तों, कई सालों के बाद गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव संसद पहुंचे। संसद पहुंचते ही लालू यादव पहले वहां पर घूमे और परिसर में मौजूद लोगों से बातचीत की। दरअसल लालू यादव चारा घोटाला में जेल की सजा काट रहे हैं। वह 2013 में आखिरी बार संसद आए थे। गुरुवार को जब लालू प्रसाद यादव संसद पहुंचे तो उन्होंने वहां पर मौजूद मीडिया कर्मियों से बातचीत की। जेल से बाहर आने के बाद यह पहला मौका था जब लालू यादव मीडिया से मुखातिब हुए। हालांकि वह संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने नहीं बल्कि कोरोना वैक्सीनेशन करवाने के लिए वहां पहुंचे थे। मीडिया से मुखातिब होते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार हर क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है, इसे पटरी पर लाना मुश्किल होगा। बिहार विधानसभा में सारे विधायकों को अंदर बंद करके पुलिस वालों ने पीटा, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य में जातीय जनगणना होनी चाहिए और मैं हमेशा ही इस बात को उठाता रहा हूं। देश के मौजूदा हालातों पर बोलते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश हर क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि देश को वापस पटरी पर लाने के लिए बहुत मुश्किल होगी और इसमें न जाने कितने साल लग जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी यानी कि कोरोना महामारी की स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 19,60,40,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 41,88,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर पसंद नहीं आई है तो आप बेशक डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 3,15,28,000 को पार कर गया है, जबकि इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,22,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात करें तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली आदि राज्यों का नाम आता है। वैसे दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में भारत में 43,509 नए कोरोना के मरीज सामने आए। इनमें से सर्वाधिक 22,000 से ज्यादा केरला से सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लोकसभा में रोज रोज हो रहे हंगामे पर ओम बिरला ने जताया दुख, सख्त एक्शन की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, लोकसभा में पेगासस जासूसी मामले एवं कुछ अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों की ओर से किया जा रहा शोर शराबा गुरुवार को भी जारी रहा। लोकसभा में रोज रोज के हंगामे से दुखी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सख्त एक्शन की चेतावनी देते हुए सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के कुछ सदस्यों द्वारा एक दिन पहले सदन में कागज उछालने की घटना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होने के कारण सदन की कार्यवाही आरंभ होने के करीब 5 मिनट बाद 11:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार की घटना को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त की और सदस्यों को चेतावनी दी कि अगर भविष्य में संसद की गरिमा के प्रतिकूल घटनाओं की पुनरावृत्ति की गई तो वह कार्यवाही करेंगे। उन्होंने कहा कि 28 जुलाई को सदन में घटी घटना से उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई। आसन की ओर पर्चे और कागज फेंकना हमारी संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं है। बिरला ने कहा कि हम संसद की गरिमा का ध्यान नहीं रखेंगे तब संसदीय लोकतंत्र कैसे बचेगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहता है कि सदस्यों को बात रखने का पर्याप्त समय और अवसर दें तथा उनका सम्मान हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जाने अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार के कुछ हिस्सों, उत्तरी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों और कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, केरल, तटीय कर्नाटक के बाकी पूर्वोत्तर भागों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना 48,000 के पार निकला, चांदी में 1100 रुपए की तेजी। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की चमक गुरुवार को बढ़ गई। इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सराफा बाजार में सोना 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया। सोना 386 रुपए की तेजी के साथ 48,147 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी 1113 रुपए की तेजी के साथ 67,499 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही है। वहीं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो सोना 15.4 डॉलर की तेजी के साथ 1815 डॉलर प्रति औंस के पार निकल गया। वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी 0.431 डॉलर की तेजी के साथ 25.308 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टाटा ग्रुप संभालेगी तेजस नेटवर्क की कमान, शेयरों में आया उछाल। जी हां दोस्तों, दूरसंचार और नेटवर्क फर्म तेजस नेटवर्क ने गुरुवार को कहा कि एक बहुचरणीय सौदे के तहत टाटा सन्स की एक इकाई लगभग 1890 करोड़ रुपए में उसकी नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करेगी। तेजस नेटवर्क ने एक बयान में कहा कि उसने टाटा सन्स की सहायक कंपनी मैनाटोन फिनवेस्ट के साथ बाध्यकारी समझौता किया है। समझौते के तहत कंपनी पैनाटोन को तरजीह के आधार पर 258 रुपए प्रति शेयर की दर से 1.94 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करेगी, जो कुल 500 करोड़ रुपए के होंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस खबर के बाद तेजस नेटवर्क स्टॉक तेजी से भागा। कंपनी के शेयर में लगभग 5% की वृद्धि हुई और शेयर 244.35 रुपए तक पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एडीजे उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत के मामले ने पकड़ा तूल, हाईकोर्ट ने एसएसपी को किया तलब। जी हां दोस्तों, झारखंड के धनबाद में एडीजी उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद झारखंड हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जारी है। कोर्ट ने इस मामले में एसएसपी को अदालत में तलब किया है। सामने आई सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डिंग से इस मामले में हत्या का शक जताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एडीजी उत्तम आनंद 28 जुलाई को सुबह 4:30 पर आसपास मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। वे वॉक करते हुए अपने घर के पास रणधीर वर्मा चौक पहुंचे ही थे, तभी तेज रफ्तार टेम्पो ने उन्हें टक्कर मार दी। उन्हें बाद में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। धनबाद जिले में तैनात एडीजी उत्तम आनंद कई केस की सुनवाई कर रहे थे। इस मामले में बुधवार को एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दिख रहा था कि पीछे से आए तेज रफ्तार टेम्पो ने उन्हें टक्कर मार दी। रांची के आईजी ऑपरेशन अमूल वेणुकांत होमकर ने कहा कि इस मामले में एसआईटी बनाकर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि घटना में इस्तेमाल किया टेम्पो चोरी का था। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तानसेन कौन से राजा के दरबारी कवि थे? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उन राजा का नाम जहां पर तानसेन उनके दरबारी कवि थे, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।